प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इन इंडिया। ये सब्जेक्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस सब्जेक्ट्स में हम लोग जो है पूरा मॉड्यूल क्लियर कर चुके थे और स्पेशल वीडियोस भी जो है 4 से 5 आपको जो है मिल गए थे। साथ ही साथ आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा था, है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो डियर, यहाँ पे इस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो थियोरिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। पिछले साल तो नहीं ही आया है, तो इस बार भी संभावना मानकर चलिए कि आपका नहीं आएगा। हाँ, तो हमेशा नहीं आया है तो आपका इस बार भी नहीं आएगा। तो जो भी अपडेट्स होंगे, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो तो मैं आपको करवाऊंगा, है ना, जिस बेसिस पे आएंगे उस बेसिस पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, तो आपको जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ना, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी दिक्कत होता है तो। ओके, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि वाई डिड आरबीआई, है ना, वाई डिड आरबीआई हैव टू चेंज इट्स रोल, है ना, रोल अपना चेंज करता है फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, है ना, इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर का क्यों रोल चेंज करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है बताना है। तो देखो, प्रायरली टू लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन किया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब किए गए थे? तो 1991 में जो है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था। तो उस दौरान जो आरबीआई था वो यूज करता था रेगुलेट और कंट्रोल द फाइनेंशियल सेक्टर that includes financial institutions like commercial bank, investment bank, stock exchange operations and foreign exchange market, है ना, ये कंट्रोल करता था, है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता था। विद द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए और लिबरलाइजेशन आया और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स देखने को मिले, तो आरबीआई नीडेड टू शिफ्ट, है ना, आरबीआई क्या का जो नीड आया वो शिफ्टिंग का आया, जो कि उसका रोल था फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में पहले कंट्रोलर का काम करता था, अब वो फैसिलिटेटर का काम करने लगा। दिस implies that financial operations were free to make their own decision on their matter without consulting to RBI, है ना, बिना आरबीआई के कंसल्टेशन के जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री है अपना डिसीजन लेने को लेकर। कई सारे वैसे मैटर है जिस पे, लेकिन कुछ वैसे भी मैटर हैं जिस पे अगर डिसीजन लेना है तो आरबीआई से परमिशन भी जरूरी है, लेकिन सभी पे नहीं, कुछ लिमिटेड डिसीजन पे ही। दिस ओपेंड अप द गेट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट खिलाड़ी थे, है ना, मतलब प्राइवेट खिलाड़ी का मतलब क्या, हम हो गए, आप हो गए, जो कि सरकार का हिस्सा तो नहीं है, हाँ, लेकिन इस इकोनॉमिक का आप हिस्सा हैं, आप इस देश के निवासी हैं तो आप इस इकोनॉमिक के हिस्सा होंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं है जब तक कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब न लग जाए, है ना। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे कि फाइनेंशियल रिफॉर्म टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसलिए किया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है अच्छा से हो सके, उसको इनकरेजमेंट मिल सके, ताकि कंपटीशन बढ़े और जो मार्केट फोर्स है जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उसमें और ज़्यादा फोर्सफुली मतलब अलाउ किया जा सके। Thus, it can be said that before liberalization, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई जो है कंट्रोल करता था फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेशंस को, लेकिन
पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद फाइनेंशियल सेक्टर को सिर्फ ऑपरेट करने का काम जो है करता है कौन? तो आरबीआई सिर्फ ऑपरेट करता है, ठीक है, कंट्रोल अब नहीं करता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाउ इज आरबीआई कंट्रोलिंग द कॉमर्शियल बैंक, कैसे जो है आरबीआई कंट्रोल करता था कॉमर्शियल बैंक को, उसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई जो है कंट्रोल्स द कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है वाया वेरियस इंस्ट्रूमेंट, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बेसिस पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि बेसिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, like a statutory liquidity ratio SLR, cash reserve ratio CRR, bank rate, prime lending PLR, repo rate, reverse repo rate, or fixing the interest rate, deciding the nature of lending on various sectors। तो इन सभी के ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है, जो भी चीजें मैंने बताया, CRR, बैंक रेट, PLR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट का तौर पे काम करता है, किसके लिए? आरबीआई के लिए, ताकि वो कॉमर्शियल बैंक को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ज्यादा अगर कोई उछल रहा है, कूद रहा है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। दीज आर दोज रेशियो, ये वह रेशियो है एंड रेट्स है डेट फिक्स्ड बाय आरबीआई, जो कि आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कितना रेपो रेट होगा, कितना रिवर्स रेपो रेट होगा, कितना कैश रिजर्व रेशियो होंगे, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना होगा, इन सभी को। ओके, इट इज मॉनेटरी फॉर ऑल द कॉमर्शियल बैंक टू फॉलो और मेंटेन दीज रेट्स, है ना, इस रेट्स को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, और कॉमर्शियल बैंक इसको पूरी अच्छे तरीके से फॉलो करता है, जो भी आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है वो। all these measures control the commercial bank operation and also control money supply in Indian economy। इंडियन इकोनॉमिक में मनी सप्लाई को और कॉमर्शियल बैंक के ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये जितने भी मेजर्स आपके हैं, जैसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व फ्लो, बैंक रेट, प्राइम लेंडिंग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये सभी चीजें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज का मतलब क्या समझते हैं? तो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, है ना, रुपीज का वैल्यू का फॉल होना इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी के टर्म में। स्पेशली इट इम्प्लाइज डिलिबरेट ऑफिशियल लोअरिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, कंट्री के जो करेंसी है वो ऑफिशियली क्या हो रहा है? लोअर उसका वैल्यू हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में। डिवैल्यूएशन प्रिवेल अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के अंतर्गत क्या किया जाता है? डिवैल्यूएशन को प्रिवेल किया जाता है। दिस इम्प्लाई दैट वैल्यू ऑफ रुपीज हैज फॉलन एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी हैज राइज, है ना, वैल्यू ऑफ जो फॉरेन करेंसी है वो राइज कर देता है, और वैल्यू जो होता है रुपीज का वो क्या होता है? फॉल होता है। इट मीन्स दैट नाउ, है ना, इट मीन्स दैट नाउ यानी आफ्टर डिवैल्यूएशंस $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹1, है ना, $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹1। दिस इनकरेजेज एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट को क्या करता है? इनकरेज करता है। एंड डिस्करेज इंपोर्ट, इंपोर्ट को क्या करता है? डिस्करेज करता है। एज द फार्मर इज चीपर नाउ, है ना, क्यों? क्योंकि फार्मर यहाँ पे सस्ते हो जाते हैं नाउ फॉर द फॉरेन कंट्रीज के लिए, एंड लैटर इज एक्सपेंसिव फॉर इंडियन, और
ये इंडिया के लिए सारी चीजें क्या कर देता है, महंगा कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि टैरिफ इम्पोज्ड, व्हाई टैरिफ इम्पोज्ड, टैरिफ आर इम्पोज्ड टू मेक imports फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज रिलेटिवली एक्सपेंसिव दैन डोमेस्टिक गुड्स, है ना, जो डोमेस्टिक गुड्स है उसके कंपैरिजन में जो रिलेटिव आपका फॉरेन इंपोर्ट्स है उस पे इम्पोज किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर है तो, है ना। डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली क्या काम करता है, इनडायरेक्टली इसका काम यही रहता है कि ये आपका जो इंपोर्ट्स है ना, जो बाहर से अंदर सामान आ रहा है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, रोकने का एक तरीके से काम किया जाता है टैरिफ इम्पोज करके। These are imposed to provide safe and protective environment to the infant domestic firms from their technological advanced foreign counterpart, जो फॉरेन कंट्री में जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का देखने को मिला है और उससे जो प्रोडक्ट बनाए हैं उससे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं या टेक्नोलॉजी का थोड़ी बहुत यूज करके प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक फर्म है, इंडस्ट्री है, उनको जो है सेफ किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि सिर्फ फॉरेन कंपनी का ही प्रोडक्ट हमारे देश में ना हो जाए, इसलिए जो है टैरिफ जो है इम्पोज किया जाता है। टैरिफ फैसिलिटेट द डोमेस्टिक फर्म टू सर्वाइव एंड ग्रो, है ना, टैरिफ क्या करता है, फैसिलिटेट देता है और आपका डोमेस्टिक फर्म को, ताकि वो सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। टैरिफ आर ऑल्सो इम्पोज ऑन दोज गुड, उस गुड्स पे भी जो है इम्पोज होता है दैट गवर्नमेंट थिंक टू बी सोशली अनवांटेड, जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है या अनवांटेड है, जरूरी नहीं है ना, जिसको गवर्नमेंट सोचती है वैसे प्रोडक्ट्स पे भी, वैसे गुड्स पे भी जो है गवर्नमेंट इम्पोज करता है टैरिफ को। एंड imports of which will exert unnecessary burden, unnecessary burden जो है क्या होता है, exert होता है imports पे, और unwanted जो मैटर था उस पे ऑन द स्केयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि अस्कार कर देता है हमारा, मतलब उसको थोड़ा डरा देता है कि भाई अननेसेसरी बर्डन हमारे ऊपर मत बनो, तुमको बेचना है, मार्केटिंग करना है, आओ करो, लेकिन ज़्यादा एक मतलब जो एक टैरिफ जो इम्पोज किए गए हैं उसको देखते हुए आपको जो है करना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि वैसा रिस्ट्रिक्शन, वैसा रोक इन द फॉर्म ऑफ लिमिट और कोटाज ऑन द अमाउंट ऑफ कोमोडिटीज, है ना, जो भी कोमोडिटीज है उसके अमाउंट में कोटाज या लिमिटेशन जो भी दिए जाते हैं उसमें जो रिस्ट्रिक्शन आते हैं उस फॉर्म में, उसी को जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। दैट कैन आइदर बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, या तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट को या कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेड कोटाज वगैरह जो है दिए जाते हैं, लिमिटेशन लगाए जाते हैं, उसी लिमिटेशंस को रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, जो कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, जो कि नॉन टैरिफ मेजर्स को क्या करता है, इम्पोज करता है और डिस्करेज करता है इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स को, और ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे रिड्यूस किया जा सके, जो भी डिफिसिट आएगा हमारा। द इम्पोजिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड्स इम्प्यूटस टू द डोमेस्टिक फर्म, डोमेस्टिक फर्म के लिए इम्प्यूटस का काम करता है एक तरीके से सर्वाइव करने में, ग्रो करने में, ताकि वो अपने वो अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्टिव महसूस कर सके और लेस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो हमारा बन सके, क्योंकि फॉरेन कंपनी आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, है ना, अपना प्रोडक्ट सेल करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको ये देखने के लिए मिलेगा
कि सिर्फ फॉरेन कंपनी ही आ रहा है और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने देश में उतना कोई कंपनी है नहीं और बहुत ज़्यादा कंपनी आ गया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे कम करने के लिए जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं टैरिफ के अलावा भी, कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।